गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेहता पीजी कॉलेज की डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा आप अब सब तो जान ही गए होंगे, हिमांशु जैन फिज़िक्स की क्लासेज जो आपकी रेगुलर चल रही है यहाँ पर, उनको अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर जो क्लासेज चल रही हैं आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट, ठीक है। देखो, मैं हमेशा आपके सामने क्लास कौन सा पेपर चल रहा है, कौन सा यूनिट चल रहा है, आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है, वो सारी चीज़ फर्स्ट स्लाइड पे मेंशन करता हूँ। इसका रीज़न ये है कि बहुत बच्चे होंगे जो बाद में यहीं से देखना स्टार्ट करेंगे, तो उनको पता तो रहे भाई चल क्या रहा है। ठीक है, तो इस वजह से अपन उनको यहाँ पर क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। क्लियर? तो देखो, बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो आपका यहाँ पर पेपर है पेपर फर्स्ट, और पेपर का नाम है मैकेनिक्स। हिंदी मीडियम की क्लास है ये, मैकेनिक्स। ठीक है, कौन सा? मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी। जो आपका पेपर चल रहा है कौन सा है? यांत्रिकी है। ठीक है, इसमें अपना जो यूनिट चल रहा है, यहाँ पर यूनिट चल रहा है अपना कौन सा? यूनिट नंबर फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट में अपन लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। एक मिनट, चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है अपना, हिंदी मीडियम में ना, तो हिंदी मीडियम में आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट मतलब निर्देश तंत्र, ये वाला आपका क्या चल रहा है? चैप्टर चल रहा है। चैप्टर फर्स्ट चल रहा है आपका बीएससी पार्ट फर्स्ट। पेपर कौन सा चल रहा है? यांत्रिकी, यूनिट फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट निर्देश तंत्र चल रहा है। ठीक है, निर्देश तंत्र यहाँ पर आपका टॉपिक ये है। ठीक है, देन अब अपन बात करते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, देन आप सब लोगों ने अभी तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, आपके बाद गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग पढ़ चुके हैं। स्टार्ट कर दिया, कंप्लीट नहीं हुआ है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आप क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपका गैलीलियन में ही आगे है कंटिन्यू, गैलीलियन रूपांतरण। गैलीलियन रूपांतरण में आपने सबसे पहले क्या पढ़ा? गैलीलियन रूपांतरण में आपने सबसे पहले पढ़ा पोजीशन का ट्रांसफॉर्मेशन, कि स्थिति सदिश का रूपांतरण, स्थिति सदिश का रूपांतरण। ठीक है, कि पोजीशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसके दो केस पढ़े कि दोनों फ्रेम आपके एक दूसरे पर कोइंसाइड है t=0 टाइम पर, और स्टार्टिंग में मतलब t=0 टाइम पर दोनों फ्रेम कोइंसाइड नहीं है। उस कंडीशन के लिए दो केस पढ़ चुके हैं इसका। देन इसका फिर जो बी वाला टॉपिक था, वो बी टॉपिक में क्या था आपका? विस्थापन का रूपांतरण। विस्थापन का रूपांतरण आपने लास्ट लेक्चर में इसी चीज के बारे में पढ़ा है कि आपका डिस्प्लेसमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन। किसके बारे में स्टडी किया आपने यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन की दो पॉइंट है। दो पॉइंट के बीच में आपने क्या निकाला? एक फ्रेम एस में, जैसे मैं बताता हूं यहाँ पर आपको कि एक कोई फ्रेम आपका क्या है? एस है। इसमें कोई ये दो पॉइंट है, इनके पोजीशन वेक्टर क्या है? ये है आपके R1 और R2। ठीक है, देन और इनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? आपका डी वेक्टर है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका डी वेक्टर है। ठीक है, अब आपने क्या लिया? एक और फ्रेम लिया। अब आपने क्या लिया? एक और दूसरा फ्रेम एस डैश लिया, जहां से इस पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर आपके क्या है? R1 डैश वेक्टर और R2 डैश वेक्टर। तो देन इस एस डैश फ्रेम में, जो ये येलो वाला है एस डैश फ्रेम, इसमें ये जो पॉइंट P और ये जो पॉइंट Q है, इनका जो डिस्प्लेसमेंट मान लिया डी डैश वेक्टर। तो आप लोग प्रूफ कर चुके हैं कि डी वेक्टर इक्वल्स टू क्या आता है? डी डैश वेक्टर। देखो, ये मैं लास्ट लेक्चर्स में करवा चुका हूं कि अपना लास्ट लेक्चर हुआ था वो इसी चीज से रिलेटेड था कि आपका कि किसी एक फ्रेम में, एक इनर्शियल फ्रेम में जो डिस्प्लेसमेंट है, वो सभी इनर्शियल फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या रहेगी? इनवेरिएंट रहेगी। मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपकी क्या नहीं होगी? चेंज नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है आपका? इनवेरिएंट। क्या रहता है? डिस्प्लेसमेंट आपका इनवेरिएंट, अचर रहता है। कि आपका एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, उसमें डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आई है उन्हीं पॉइंट के लिए, दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में भी डिस्प्लेसमेंट की क्या आएगी? वही वैल्यू आएगी। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा?
अचर रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा, जिसे क्या बोलते हैं, गैलीलियन इनवेरिएंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन का गैलीलियन निश्चरता का नियम। ये अपन लास्ट चैप्टर में क्या कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में पूरा पढ़ चुके हैं कि विस्थापन का गैलीलियन निश्चरता का नियम। इन सभी चीजों के बारे में अपन लोगों ने क्या कर लिया है, स्टडी कर ली है। क्लियर, इन सब के बारे में अपन क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देन अब आगे जो अपना टॉपिक है, अब विस्थापन का देख लिया, देन अब आगे अपना जो टॉपिक है मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखो, अब आपका जो नेक्स्ट है क्या है, यहां पर आपका वेग का रूपांतरण क्या है, वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पर वेग का रूपांतरण, वेग का रूपांतरण कि वेलोसिटी का क्या है, अब आपका यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन है, वेलोसिटी का क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो फ्रेम तो वही है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ा स्थिति का रूपांतरण, फिर पढ़ा विस्थापन का, और अब पढ़ रहे हैं वेग का रूपांतरण। देन फ्रेम कैसा है, आपको जैसे आपको पता है पहले की तरह ही है, सब कुछ सीन वही है कि एक फ्रेम एस है, कौन सा फ्रेम है, ये आपका एस फ्रेम है। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये एस फ्रेम, ये पॉइंट आपका ओ। ठीक है, और आपका एक और दूसरा फ्रेम है एस डैश। ठीक है, एस डैश फ्रेम है, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, ओ डैश। जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी v से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। क्या निकालना है, वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो, वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए अब अपन यहां पर क्या करेंगे, देखो अपन लिखेंगे स्थिति का रूपांतरण, कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश का रूपांतरण किया था, तो उसकी इक्वेशन का लिखेंगे यहां पर। देखो क्या किया, गैलीलियन रूपांतरण में, गैलीलियन रूपांतरण में स्थिति सदिश का रूपांतरण, स्थिति सदिश का रूपांतरण क्या होता है भाई, आपको याद होगा कि क्या होता है, आर डैश वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर माइनस वी वेक्टर टी। आर डैश वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर माइनस वी वेक्टर टी। यही था स्थिति का पोजीशन का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, वो पोजीशन का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यही थी या नहीं थी गैलीलियन के अंदर। इस चीज के बारे में आपने स्टडी की है या नहीं की है, की है। देन अब इसका क्या करूं, मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, यहां पर टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूं। क्लियर, अपन क्या करते हैं, इसका यहां पर टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। क्लियर, देन टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, डेरिवेटिव। तो वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा कि टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर देन टी के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आएगा, डी आर डैश वेक्टर ओवर डी टी इक्वल्स टू डी आर वेक्टर ओवर डी टी माइनस टी के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, टी के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। वेलोसिटी वेक्टर तो कांस्टेंट वेक्टर है, मैंने कहा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो देन ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देन यहां से आप देखें क्या होगा, देखो यहां पर ये क्या है आपके, देखो ये पोजीशन में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज है, क्या होगा, वेलोसिटी। यही तो होता है वेलोसिटी कि वी डैश वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, वी वेक्टर। ये दोनों वी वेक्टर सेम नहीं है, देखो यहां लिख रहा हूं मैं आपको, ठीक है क्या, एक मिनट मैं बना देता हूं इसको पहले एक बार। यहां ये जो वी डैश वेक्टर है ये क्या है, एस डैश फ्रेम में पार्टिकल का वेलोसिटी, एस डैश फ्रेम में पार्टिकल का वेलोसिटी। ये वी वेक्टर क्या है आपका, यहां एस फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी, एस फ्रेम में पार्टिकल की वेग है। और v क्या है, ये वाला v, ये फ्रेम एस डैश जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आपको दिख रहा है ना यहाँ पर कि ये फ्रेम एस डैश जिस वेलोसिटी से आपका मूव कर रहा है वो है, ये क्या है कि जिस वेलोसिटी से आपका फ्रेम मूव कर रहा है वो वेलोसिटी है। आया या नहीं आया समझ में, तीनों वेलोसिटीज में डिफरेंस क्लियर है, कोई दिक्कत है किसी को,
कोई डाउट? मैं लिख भी देता हूं यहां पर, देखो आपके लिए कि v क्या है, जो ये लिखा है v है s तंत्र में कण का वेग, s तंत्र में कण का वेग, कण का वेग, ठीक है। और आपका ये जो आपका v डैश वेक्टर क्या है, तो फिर मैं ऐसा करता हूं, इन दोनों को सेम ही बना देता हूं, ठीक है। इन दोनों क्या कर देता हूं, सेम ही बना देता हूं v डैश, ठीक है, जिससे आपको आसानी रहेगी। v डैश वेक्टर क्या है आपका, s डैश तंत्र में कण का वेग है, कण का वेग है। और ये आपको पता है कि भाई फ्रेम जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो वेलोसिटी है। बताओ कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट किसी को, आया या नहीं आया? तो ये इक्वेशन जिसका नाम दे रहा हूं मैं 1, ये क्या कहलाती है, वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाती है गैलीलियन रूपांतरण में। क्या कहलाती है, गैलीलियन रूपांतरण में क्या कहलाती है, आपका वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाती है। समीकरण 1, देखो आपकी इक्वेशन जो भी आ रही होगी कंटिन्यू में रखना आप, मैंने तो यहां आज स्टार्ट किया है तो पहले डाल दिया। समीकरण 1, वेग का गैलीलियन रूपांतरण में, समीकरण 1 वेग का गैलीलियन रूपांतरण कहलाता है, गैलीलियन रूपांतरण कहलाता है, वेग का गैलीलियन रूपांतरण कहलाता है। क्लियर है सबको, कोई डाउट? ये क्या हुआ, आपने वेलोसिटी का क्या निकाल दिया, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन निकाल दिया। क्या निकाल दिया कि गैलीलियन का, वेलोसिटी का गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब किसका निकालना है, त्वरण का रूपांतरण, कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर त्वरण का क्या देखना है अपने को, रूपांतरण। तो देखो सामने यहां पर, अब जो आपका हेडिंग है वो क्या है, ये है त्वरण का रूपांतरण, त्वरण का रूपांतरण, ठीक है। देन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन, त्वरण का रूपांतरण देखना है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे वेलोसिटी का कैसे निकाला कि भाई आपने पोजीशन का क्या लिखा, गैलीलियन में ट्रांसफॉर्मेशन लिखा, उसका क्या किया, टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया। अब वैसे ही वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दो, मतलब जो आपकी ये इक्वेशन 1 दिख रही है इसका क्या करूं, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं, तो क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा, त्वरण का रूपांतरण हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, समीकरण 1 का मैं यहां लिख रहा हूं आपके कि समीकरण 1 का t के सापेक्ष, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देन इक्वेशन 1 आप सब लोगों ने पढ़ी है, जानते हो कि v डैश वेक्टर ओवर dt इक्वल्स टू dv वेक्टर ओवर dt माइनस dv वेक्टर ओवर dt हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब चूंकि आप क्या जानते हैं, चूंकि जो v वेक्टर है, जो फ्रेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंट नियत वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो देन उसका टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। मतलब dv वेक्टर ओवर dt क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कि dv वेक्टर ओवर dt क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज। मतलब ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी, शून्य हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, किसके, जीरो के बराबर। तो देन क्या बच जाएगा आपका, यहाँ पर आप देखें, देन वेलोसिटी में ये चेंज आ जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, v डैश वेक्टर ओवर dt इक्वल्स टू dv वेक्टर ओवर dt। हाँ बच जाएगा या नहीं बच जाएगा। और क्या आएगा, वेलोसिटी में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन। क्या कहलाता है आपका, एक्सीलरेशन। क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन। तो देखो ये त्वरण का रूपांतरण हुआ है नहीं हुआ, और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये क्या हुआ, a डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, s डैश तंत्र में त्वरण को, और a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, s तंत्र में कण के त्वरण को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ये s डैश तंत्र में कण के त्वरण को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, s तंत्र में कण के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, त्वरण को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्या चीज, ये क्या है कि त्वरण का गैलीलियन रूपांतरण है,
ठीक है भाई, यह समीकरण 2 मान लो इसको कि समीकरण 2, मैं ये चीज लिख देता हूं, समीकरण 2 त्वरण के गैलीलियन रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करता है, रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करता है, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण को क्या करता है, व्यक्त करता है। बताओ कोई दिक्कत है किसी को, कोई डाउट? लेकिन एक चीज और रिप्रेजेंट हो रही है कि आपका कोई फ्रेम एस में त्वरण है, कि फ्रेम एस में त्वरण है, और एक दूसरा इनर्शियल फ्रेम है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस डैश, जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसमें कण का त्वरण है। तो दोनों निर्देश तंत्रों में कण का त्वरण क्या आ रहा है, समान आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो सामने दोनों निर्देश तंत्रों में कण का त्वरण क्या आ रहा है, सेम आ रहा है या नहीं आ रहा? मतलब क्या बोल सकता हूं कि यदि किसी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कण का त्वरण है जो अपने को प्राप्त हो रहा है, वही त्वरण सेम किसी दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या होगा, हमें वही त्वरण प्राप्त होगा, समान त्वरण क्या होगा, प्राप्त होगा। इसे क्या बोल सकता हूं, गैलीलियन के त्वरण का निश्चरता नियम। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या रह रहा है आपका, सेम रह रहा है, फ्रेम चेंज हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन में क्या नहीं आ रहा, किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आ रहा है। एक्सेलरेशन में क्या नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके का क्या नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको क्या बोल सकता हूं, गैलीलियन के त्वरण का निश्चरता नियम। क्या बोल सकता हूं, गैलीलियन के त्वरण के निश्चरता नियम। निश्चरता नियम क्या कहलाता है कि भाई जिसमें आपका वैल्यू क्या रहे, सेम रहे, फ्रेम चेंज होने पर भी वैल्यू ना हो चेंज, वो क्या कहलाता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, जैसे एक्सीलरेशन आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं, अब आपका इसको लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा यहां पर, देखे सामने, ये क्या कहलाएगा आपका कि गैलीलियन के निश्चरता का नियम। इसे 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 त्वरण के गैलीलियन निश्चरता का नियम कहते हैं। इसे त्वरण के गैलीलियन निश्चरता का क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। कि एक फ्रेम से देखूं तो भी वही त्वरण आ रहा है, कोई दूसरे जड़त्वीय तंत्र से भी देखूं तो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है, वही आ रही है। यही क्या है, इनवेरिएंस। यही क्या है, इनवेरिएंट, मतलब अचर आ रहा है या नहीं आ रहा, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है। तो देन ये क्या कहलाएगा आपका, गैलीलियन के निश्चरता का नियम। त्वरण के गैलीलियन के निश्चरता का क्या कहलाता है, नियम कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब आपने पोजीशन के बाद वेलोसिटी और वेलोसिटी के बाद एक्सीलरेशन का क्या पढ़ लिया है भाई, आपने गैलीलियन का एक्सीलरेशन का त्वरण का रूपांतरण समीकरण पढ़ लिया, कि एक्सीलरेशन का आपने क्या पढ़ लिया है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ लिया है, और जो क्या है, इनवेरिएंट है। अब यहां से अब अपन पढ़ेंगे फोर्स का क्या नाम है, ट्रांसफॉर्मेशन, की बल का रूपांतरण समीकरण। अब पढ़ेंगे अपन किसका, बल का रूपांतरण समीकरण। देखो कैसे आएगा, किस पेन का, वाइट मार्कर यूज करते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही है आपका बल का रूपांतरण, ये क्या है आपका, यहां पर बल का रूपांतरण। ठीक है, तो बल का रूपांतरण फाइंड करने के लिए देखो सामने यहां पर देखो, आप सब लोग जानते हैं फोर्स बराबर क्या होता है, एम। एफ बराबर क्या होता है, एम। देन ये रहा, यदि मैं यहाँ पर इक्वेशन 2 में, मतलब त्वरण का रूपांतरण में मैं क्या कर दूं, एम का मल्टीप्लाई। अब भाई आप सब लोग जानते हैं एम क्या है, मास, और मास सभी निर्देश तंत्रों में क्या रहेगा, यहाँ पर सेम है। यहाँ अपन कैसा मान रहे हैं कि मास सभी तंत्रों में क्या है, सेम है। तो देन एम का क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखते हैं क्या आता है। तो देन समीकरण 2 में एम का गुणा करने पर, समीकरण 2 में एम का गुणा करने पर, आपको दिख रहा होगा आई थिंक। ठीक है, समीकरण 2 क्या था, ये था,
कि ए डैश वेक्टर एम का मल्टीप्लाई किया इक्वल्स टू ए वेक्टर था तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो देन ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर ये क्या हो गया, किसकी वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू हो गई, एफ डैश लिख सकता हूँ, और ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये देखो ये क्या हो गया आपका, यहाँ से एफ डैश क्या है, तंत्र एस डैश में पार्टिकल पर बल है, पार्टिकल पर क्या है, फोर्स है, और एफ क्या है, तंत्र एस में पार्टिकल पर क्या है, बल है, तंत्र एस में क्या है, पार्टिकल पर बल है। बताओ कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम आया है नहीं आया समझ में, हाँ बताओ कोई समस्या किसी को, आया समझ में सबको। ये क्या कहलाता है, बल का रूपांतरण। और आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि गैलीलियन में बल क्या रहता है, निश्चर रहता है, कि बल का गैलीलियन निश्चरता का नियम कहलाता है कि भाई यदि एस फ्रेम में पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है, वैसे ही एक इनर्शियल फ्रेम है एस डैश, उसमें भी पार्टिकल पर फोर्स जो क्या है एफ डैश है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब फोर्स की वैल्यू भी क्या रहेगी, इनवेरिएंट रहेगी, फोर्स की वैल्यू भी क्या नहीं होगी, यहाँ पर किसी भी तरीके से चेंज नहीं होगी। उसे क्या बोलते हैं, बल के लिए गैलीलियन निश्चरता का नियम। इसे क्या बोलते हैं, बल के लिए गैलीलियन निश्चरता का नियम। मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपके लिए कि बल के लिए गैलीलियन निश्चरता का नियम, ठीक है। तो इसे लिखता हूँ मैं, अतः सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में, अतः सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में कण पर, अतः सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में कण पर आरोपित बल का मान, आरोपित बल का मान समान होता है, समान रहता है, समान रहता है। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को, आया या नहीं आया समझ, आया या नहीं आया, बताओ किसी को कोई दिक्कत है, क्लियर सबको, कोई डाउट किसी को नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। ये बल का भी रूपांतरण बढ़ लिया। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, समीकरण 3 मेंशन करके, क्या समीकरण 3 मेंशन करके ये लिख सकता हूँ मैं, समीकरण 3, समीकरण 3 बल का गैलीलियन, गैलीलियन निश्चरता, गैलीलियन निश्चरता, निश्चरता का नियम, नियम कहलाता है, का नियम कहलाता है। बताओ कोई दिक्कत, बताओ कोई समस्या किसी को, आया है नहीं आया समझ में, क्लियर है, कोई डाउट किसी को यहाँ पर नहीं है। ये क्या आ गया आपका बल का निश्चरता का नियम, कि आपने सबसे पहले पोजीशन का देखा, पोजीशन में भी एक बार फ्रेम एक दोनों इनर्शियल इनिशियल टाइम पर यानी प्रारंभ में एक दूसरे पर कोइंसाइड है। एक ऐसा केस भी पड़ा जिसमें प्रारंभ में कोइंसाइड नहीं है। फिर उसके बाद विस्थापन का आपने क्या देखा, ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद वेलोसिटी का देखा आज, एक्सेलरेशन का देखा, और क्या देखा, फोर्स का क्या देखा, ट्रांसफॉर्मेशन। ये तीनों आपने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर चीज़ें देख ली है। अब यहाँ अपन पढ़ने वाले हैं, अपन पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग संरक्षण नियम का गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। कि संवेग संरक्षण नियम, सॉरी मैं एक बार पानी पी लेता हूँ। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। और वो क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपका, क्या है वो, बहुत इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, अब देखो यहाँ पे संवेग संरक्षण का नियम, हमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही बताना है कि आपका संवेग संरक्षित है या नहीं है, मतलब संवेग संरक्षण का नियम इनवेरिएंट है या नहीं। मतलब क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई एक तंत्र एस में संवेग संरक्षण का नियम लगा दिया आपने कि भाई टक्कर से पहले संवेग कुल संवेग, टक्कर के बाद कुल संवेग के बराबर कर दिया आपने, किसमें कि भाई एक तंत्र में कर दिया आपने ऐसा किसमें कर दिया, एक तंत्र में कर दिया है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब अपने को ये चीज प्रूफ करना है कि तंत्र एस देश में भी वैसा होता है कि टक्कर से पहले कुल संवेग टक्कर के बाद कुल संवेग के क्या होता है, बराबर होता है। ऐसा हमें प्रूफ करना है कि एस डैश तंत्र में भी ऐसा होता है। संवेग संरक्षण का नियम लगता है कि भाई टक्कर से पहले कुल संवेग टक्कर के बाद कुल संवेग के बराबर होता है, लेकिन हमें ये प्रूफ करना है कि जैसा एस में हो रहा है वैसा एस डैश में भी हो रहा है या नहीं हो रहा। इस चीज को अपन क्या करना चाह रहे हैं, प्रूफ करना चाह रहे हैं। इस चीज को क्या करना चाह रहे हैं अपन, प्रूफ करना चाह रहे हैं। और जो एस डैश तंत्र है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से क्या कर रहा है, खुद मूव भी कर रहा है। जो तंत्र आपका कौन सा है, एस डैश है, वो यूनिफॉर्म एक समान मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, आपका मूव भी कर रहा है। तब उस चीज को क्या करना चाह रहे हैं, प्रूफ करना चाह रहे हैं। एक चीज और आप सब लोग जानते होंगे, पार्टिकल का मोमेंटम सेम नहीं रहता है हमेशा। आप सोच रहे हो पार्टिकल का मोमेंटम सेम रहेगा तो सेम ही आएगा, भाई मोमेंटम चेंज होता रहता है पार्टिकल का, लेकिन टोटल मोमेंटम का कंजर्व रहता है कि भाई कोलिजन से पहले कुल मोमेंटम, कोलिजन के बाद कुल मोमेंटम। यदि मैंने पहला पार्टिकल उठाया उसका मोमेंटम चेंज कर सकता है, दूसरा उठाया उसका मोमेंटम चेंज कर सकता है, लेकिन वो चेंज होके यदि टोटल की बात करें वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्लियर है? तो अपन करते हैं इस टॉपिक को, संवेग संरक्षण का नियम। और इसमें अपन सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर किसके लिए, संवेग संरक्षण नियम में अपन मानेंगे कि भाई एक तंत्र ऐसे जिसमें दो पार्टिकल है, ठीक है, जिनका मास क्या है, आप मान लो m1 और m2 मान लेंगे। ठीक है, ठीक है, m1 और m2 मास मान लेंगे, जो आपके v1 या u1 टक्कर से पहले तो u1 और u2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और टक्कर के बाद v1 और v2 वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर कि मैं लिख देता हूँ एस तंत्र, एस में, एस तंत्र में लिख दो, एस तंत्र में, एस तंत्र के लिए बात कर रहे हैं अभी अपन, केवल एस तंत्र के लिए। माना दो कण जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 है। माना दो कण जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 है, जो कि u1 तथा u2 वेग से गति कर रहे हैं, u1 तथा u2 वेग से क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। अतः और टक्कर किया कि भाई अब उन्होंने क्या किया इस तरीके से, देन अब उन्होंने क्या किया, टक्कर किया, कोलिजन किया। टक्कर करने के बाद भाई वो v1 और v2 वेलोसिटी से क्या करने लग गए, मूव करने लग गए। एवं टक्कर के पश्चात ये कण v1 तथा v2 वेलोसिटी से, वेग से, v1 तथा v2 वेग से गति करते हैं, v1 तथा v2 वेग से क्या करते हैं, गति करते हैं। अतः संवेग संरक्षण के नियम से तंत्र एस की बात कर रहा हूं मैं, फिर बोल रहा हूं नियम से, तंत्र एस की बात कर रहा हूं। ठीक है, संवेग संरक्षण का दो पार्टिकल माने जिनका मान m1 और क्या है, m2 है। टक्कर से पहले तो वो मूव कर रहे हैं u1 और u2 वेलोसिटी से,
टक्कर हुई और टक्कर के बाद एक पार्टिकल v1 वेलोसिटी से दूसरा पार्टिकल v2 वेलोसिटी से क्या करने लग गया, मूव करने लग गया। मतलब मैं ऐसे बताना चाह रहा हूं, यहां पर देखें कि एक पार्टिकल ये रहा मास m1 का, ये